हेलो दोस्तों, ऐसी ही मज़ेदार वीडियो सुनने के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। करण अब ये जानना चाहते थे कि आखिर राजीव को कौन सी बात पता थी। क्या जो इन्फॉर्मेशन राजीव करण को देना चाहते थे वो आकाश की मौत से जुड़ी थी या अनिका की किडनैपिंग से जुड़ी थी। करण ये भी जानना चाहते थे कि आकाश की मौत महज एक एक्सीडेंट था या आकाश की मौत के पीछे सचमुच किसी दुश्मन का हाथ था। और अगर ये बात सच थी कि आकाश की मौत के पीछे किसी दुश्मन की साजिश थी, तो करण जल्द से जल्द अपने बेटे की मौत का बदला लेना चाहते थे। करण की आंखों में जुनून देखकर राजीव ने भारी आवाज में करण से कहा, आज इतना जुनून क्यों नजर आ रहा है तुम्हारी आंखों में? पहले तो तुम्हारी आंखें काफी शांत रहती थी। बिल्कुल इसी तरह का जुनून जब मेरी आंखों में दिखता था तो वो लोग मुझे पागल और बागी कहकर बुलाते थे, और तुमने सबके सामने मुझे अय्याज साबित करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। राजीव के ताने सुनकर अब करण अपने गुस्से पर काबू खो बैठे और अपनी आवाज को ऊंची करते हुए राजीव से कहने लगे, देखिए भैया, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी जिंदगी के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसमें मेरा हाथ है, तो मैं आपको बता दूं कि आपकी अपनी जिंदगी की बर्बादी के कारण आप खुद ही हो। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि आपके पास अपनी जिंदगी के कई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैं आता रहा था। जिन अंडरवर्ल्ड्स की ताकत में मैं नहीं निपट सकता था, उनसे निपटने मैंने आपकी मदद की, मगर मदद के बदले मैंने भी हुलेरिया ऑफ कंपनीज के प्रॉफिट से आपको काफी फंडिंग दी और उसी फंडिंग आप अपने आप को और भी ज्यादा मजबूत बनाया था। बीती बातों को भूल जाइए। हम दोनों ने एक दूसरे के लिए जो किया है उसके बदले में हम दोनों कंपनसेट कर चुके हैं। आज मैंने खास आपको सिर्फ इसलिए याद किया था क्योंकि मैं जानता हूँ कि आखिर आकाश की मौत के पीछे कौन छिपा है और मेरी अनिका की किडनैपिंग किसने की थी। मरने से पहले मैं अपनी बेटी अनिका को एक ऐसी जिंदगी देकर जाना चाहता हूँ जिसमें उसे किसी दुश्मन से कोई खतरा ना हो। वह बिल्कुल ही शांति के साथ, बड़े ही प्यार और सुख के साथ अपने परिवार के साथ जिंदगी गुजार सकती है। अपने बेटे को तो मैं नहीं बचा सका, मगर अब कम से कम बेटी को, बहू और आकाश के होने वाले बच्चे को ऐसी जिंदगी देना चाहता हूँ जिस जिंदगी को जीते वक्त उन्हें कभी अपना सर नहीं झुकाना पड़े। आप कदम कदम पर मेरी मदद कीजिए। छोटा भाई होने के नाते मैं अपने परिवार की सिक्योरिटी के लिए आपसे मदद मांग रहा हूँ। एक आखिरी मदद समझकर काम कर दीजिए। मुझे बताइए कि कौन है वो पर्दे में छुपा हुआ दुश्मन जो मेरे परिवार को डसना चाहता है। कुछ देर मन में मन सोचने के बाद करण से कहा, देखो मेरे भाई, तुम्हारे कहने पर आज तक मैंने बड़े बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। दुनिया का जिन कामों को लीगल नहीं मानती उन कामों को करने के लिए तुमने हमेशा से मेरी मदद ली है और मैंने हर बार तुम्हारी मदद की है, मगर इस बार तुम्हारा दुश्मन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि आकाश की मौत कोई मामूली रोड एक्सीडेंट नहीं था। आकाश की मौत के पीछे जरूर किसी का हाथ है। और रही बात अनिका की किडनैपिंग की, तो ये बहुत जल्द पता चल जाएगा कि अनिका को किसने किडनैप किया था, क्योंकि अनिका घर वापस आ चुकी है और वो जरूर अपने किडनैपर्स के बारे में रोहित को बताएगी, और फिर तुम्हारा दावा तो काफी काबिल है। राजीव की इस बात से करण को कहीं न कहीं रोहित के लिए राजीव के हो रहे शक की बू आ रही थी। करण ने राजीव को देखते हुए पूछा, आप क्या कहना चाहते हैं भैया? तभी राजीव ने के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। एक छोटी सी सांस अपने शरीर में खींचते हुए राजीव ने करण से कहा, देखो, तुम्हारा दामाद कहने के लिए तो एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है, मगर जहाँ तक मैं उसे जानता हूँ, अंडरवर्ल्ड में तुम्हारे दामाद से ज्यादा पावरफुल आदमी और कोई नहीं। करण अपने भाई राजीव की आवाज सुनकर हैरान रह गया। करण ने अपनी आवाज तेज करते हुए राजीव से कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? रोहित को हम सब कई सालों से जानते हैं। वो मारवा खानदान का वारिस है, उसका इतना बड़ा बिजनेस है, फिर रोहित का अंडरवर्ल्ड से या अंडरवर्ल्ड के लोगों से क्या लेना देना? अपने भाई की आवाज में तेजी और अपने भाई का कॉन्फिडेंस देखकर राजीव के चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कान आ गई। करण के इर्द गिर्द गोल गोल चक्कर काटते हुए राजीव कुछ देर तक करण को देखते रहे और फिर अचानक करण के बगल में रुक गए। राजीव ने करण के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, देखो करण, एक बात तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि बिजनेस टाइकून के लिए सिर्फ दिमाग का होना जरूरी नहीं, फौलाद का जिगर होना भी बहुत जरूरी है। हमारे केस में तुमने दिमाग लगाया और मैं फौलाद का जिगर, और इसलिए गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज सालों से टॉप पर बनी नहीं। मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज
टॉपर बने रहने का कारण क्या था? इसके लिए सिर्फ रोहित का दिमाग नहीं, बल्कि रोहित का पावर भी उतना ही जिम्मेदार है। मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को टॉप पर बनाए रखने। रोहित एक अंडरवर्ल्ड का बहुत ही खतरनाक डॉन है, जिसे तुम लोग किंग कहकर बुलाते हो। उस एम्पीरियल लीग का प्रेसिडेंट और कोई नहीं, बल्कि खुद रोहित मारवा है। क्या ये बात तुम जानते थे? करण ने जैसे ही अपने भाई राजीव की बात सुनी, वो हैरान हो गए। करण अब तक ये जान नहीं पाए थे कि प्रेसिडेंट की अचानक ग्रुप क्यों बंद कर दिया था। पहले तो ग्रुप के सारे मेंबर्स को ये बता दिया था कि हर साल अपने प्रॉफिट से जो हिस्सा इंपीरियल ग्रुप के जॉइंट अकाउंट में जमा करते थे, वो फंडिंग हमेशा के लिए बंद कर दी जाए। और उसके बाद अचानक ही किंग ने इतने सालों से चलता रहा इंपीरियल ग्रुप हमेशा के लिए बंद कर दिया। जब करण ने ग्रुप के सालों का कैलकुलेशन लगाया, तब अचानक ही अपने भाई को देखकर कहने लगा, एक मिनट, कैसे हो सकता है कि रोहित किंग हो? रोहित की उम्र तो 30-32 साल की है और इंपीरियल ग्रुप को बने हुए 30 साल से ज्यादा हो गए हैं। राजीव मन को सोचने के बाद करण से कहा, देखो, तुम्हारे दामाद की जिंदगी से जुड़ी कुछ बातें नॉर्मल नहीं है, मगर ये बात सच है कि इंपीरियल ग्रुप का प्रेसिडेंट और कोई नहीं, बल्कि खुद रोहित मारवा है। अब ये बात अनिका भी जानती है या नहीं, ये हम नहीं जानते। अपने भाई की बात सुनकर करण एक गहरी सोच में डूब गए। करण के चेहरे पर परेशानी देखते हुए राजीव ने कहा, देखो, तुम ये सोच रहे होंगे कि आखिर इतने बड़े परिवार के वारिस को ये सब करने की क्या जरूरत है। तो मैं तुम्हें बता दूं, ये नंबर 1 बने रहने के लिए इंसान को बहसी दरिंदा बनना पड़ता है, और ये बात तुमसे बेहतर और कौन जान सकता है। कोलिजिया ऑफ ग्रुप ऑफ कंपनीज की कुर्सी पर बैठने के लिए तुमने अपने ही सगे भाई की पीठ में छुरा घोंप दिया, मगर मैं भी कुछ कम नहीं था। स्वाति को पाने के लिए मैंने भी तुम्हें मारने की कोशिश की। इतिहास भी गवाह है कि तख्त और ताज पहनने के लिए भाई ने भाई के साथ क्या किया था, बेटे ने बेटे के साथ क्या किया था। ये ताज पहनने की लालच ही इंसान को बहसी बनाती है। हो सकता है अनिका के साथ शादी करने के पीछे भी रोहित मारवा की कोई बड़ी साजिश हो। राजीव की बात सुनकर करण ने कहा, ये क्या बात कर रहे हैं आप? रोहित अनिका के बच्चों का बाप है, वो लोग शादी कर चुके हैं, और मैं जानता हूँ कि रोहित और अनिका एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। तभी राजीव ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, इंसान का दिमाग इतना तेज होता है कि वो सच को झूठ भी साबित कर सकता है और झूठ को सच भी। मेरी बात हमेशा याद रखना मेरे छोटे भाइयों, इसलिए तुम्हें सलाह दे रहा हूँ। इस दुनिया में सब कुछ बदल सकता है, मगर इंसान की धोखा देने की फितरत कभी बदल सकती। तुम्हारी हर उलझन का जवाब ढूंढने की मैं कोशिश करूंगा। वादा तो नहीं करता तुमसे, मगर तुम्हारे अदृश्य दुश्मन को ढूंढने की जरूर कोशिश करूंगा। मगर फिलहाल इतना कह सकता हूँ कि मैंने अंडरवर्ल्ड के सभी लोगों से पूछताछ कर ली है। अनिका की किडनैपिंग किसने की थी वो कोई नहीं जानता, पर जाने से पहले इतना जरूर कहूंगा कि तुम भी जरा चौकन्ने रहना। हो सकता है कि तुम जिसे पूरी दुनिया में ढूंढ रहे हो वो दुश्मन तुम्हारे आसपास ही मौजूद हो। बाकी तुम खुद समझदार हो। फिलहाल मैंने अपने आदमी प्रिया और प्रियंका की सिक्योरिटी के लिए लगा दी। अगर आकाश की मौत किसी की साजिश का हिस्सा है, तो वो दुश्मन जरूर श्रेया और पिंकी को रास्ते से हटाने की कोशिश करेगा। बस मुझे अफसोस इस बात का है कि तुमने अगर मुझे पहले ही परिवार के साथ जोड़ लिया होता, तो आज तुम यह दिन देखना ना पड़ता, और आकाश आज तुम्हारे साथ खड़ा होता। आकाश की मौत के जिम्मेदार तो तुम भी। जैसे ही राजीव ये बात कही, बिस्तर पर लेटे श्रेया ने धीरे से अपनी आंखें खोली। श्रेया के कानों पर बार बार वो बात गूंज रही थी, आकाश की मौत के जिम्मेदार तुम। श्रेया ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, श्रेया को अपने सामने करण किसी के साथ बात करते हुए नजर आ रहे थे। बिल्कुल अनजान था, मगर श्रेया ने बात साफ सुनी कि वे आदमी करण से कह रहा था कि आकाश की मौत के जिम्मेदार तुम हो। करण के साथ बात करने के बाद राजीव फिर से अपने चेहरे पर वार्ड बॉय का मास्क लगा दिया और हाथ में दवाई की ट्रे पकड़कर कमरे से बाहर निकल गए। करण कुछ देर तक हैरान होकर बस अपनी जगह पर बिना हिले खड़े रहे। उन्होंने अपना सिर झुका लिया था। वो बार बार ये सोचकर गिल्ट महसूस कर रहे थे कि वो अपने बच्चों को सिक्योरिटी देने में कामयाब नहीं। दुनिया भर का पैसा और शोहरत तो करण ने अपने बच्चों को विरासत में दी, मगर एक चीज वो अपने बच्चों को नहीं दे पाए थे, वो थी बेफिक्र और बेखौफ। तभी करण को अपने पीछे हॉस्पिटल बेड से एक आहट सुनाई दी। बड़ी ही कमजोर आवाज करण की ओर देखी और कहा, आकाश की मौत एक साजिश थी। श्रेया बार बार यही बात दोहराने लगी। तभी करण की नजर बेड पर लेटी श्रेया पर पड़ी।
श्रेया के शरीर में हलचल नजर आने लगी थी, जो देखकर करण दौड़कर श्रेया के पास गए और कहने लगे, श्रेया बेटा, तुम्हें होश आ गया, तुम बिल्कुल ठीक हो। हाँ बेटा, अब सब ठीक हो जाएगा, रुको मैं भी डॉक्टर को बुलाता हूँ। श्रेया को ये कहने के बाद करण बिस्तर के बगल में रखी बेल को बार बार बजाने लगे। करण अच्छी तरह से जानते थे कि होश में आने के बाद जब श्रेया को फिर से आकाश की याद आई तो फिर से उसको सदमा लग सकता था, और ऐसे में श्रेया और उसके होने वाले बच्चे की जान पर खतरा भी बन सकता था। श्रेया बार बार अपने बिस्तर पर बैठने की कोशिश कर रही थी, मगर जैसे ही वो अपना सर बैठने की कोशिश करती, अचानक उसके शरीर की कमजोरी की वजह से वो अपना बैलेंस खो बैठती है। करण ने श्रेया को संभालते हुए कहा, देखो बेटा, इस वक्त तुम अपने को ज्यादा जोर मत दो, तुम्हारे शरीर में अभी काफी कमजोरी है। करण की बात सुनते ही श्रेया ने कहा, मेरा शरीर जरूर कमजोर है, मगर आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं। मैं अब नहीं मरूंगी, क्योंकि मुझे अब जीने का मकसद मिल गया। के कमरे में दौड़कर हॉस्पिटल के कुछ स्टाफ और उनके साथ ही कुछ जूनियर डॉक्टर्स आए श्रेया को होश में आया। जूनियर डॉक्टर ने श्रेया के पास जाकर कहा, मैडम आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, आपका होने वाला बच्चा बिल्कुल ठीक है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको अपने आप को संभालना होगा। मैं जानती हूँ कि इस वक्त आपका इमोशनली स्ट्रांग रहना बहुत मुश्किल है, मगर आपको अपने होने वाले बच्चे के लिए अपने आप को मजबूत करना होगा। आकाश की मौत की खबर श्रेया के दिलो दिमाग पर छाई गई थी, जिसकी वजह से श्रेया की आंखों से आंसू बहने लगे थे, मगर श्रेया अपने शरीर का पूरा इस्तेमाल करके अपने बिस्तर से खड़ा होना चाहती थी। तभी हॉस्पिटल की कुछ नर्सेस ने श्रेया को सहारा देते हुए अपने बिस्तर पर बिठाया। बिस्तर पर बैठते ही बहुत लंबी सांस ली। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे थे, मगर श्रेया का चेहरा बिल्कुल स्थिर था। ऐसा लग रहा था जैसे श्रेया मन ही मन दर्द का घूंट पी रही। वो अच्छी तरह से जानती थी कि जो दर्द के घूंट वो पी रही थी वो जहर के जैसे थे, मगर यही जहर अब श्रेया की रगों का खून बन चुका था। श्रेया कुछ देर अपनी जगह पर बैठ गई और बिल्कुल चुपचाप जमीन की ओर कुछ देखती रही। करण समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर वो श्रेया को किस तरह से संभालने की कोशिश करे। आकाश की मौत ने खुद करण गुलेरिया को पूरी तरह से अंदर से तोड़ दिया था। वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो श्रेया को वास्तविकता से कैसे रूबरू कराए। कुछ देर बाद श्रेया अचानक अपने बिस्तर से उठने की कोशिश करने लगी। श्रेया ने अपने पांव जमीन पर रखे थे कि उसने देखा उसके पांव काफी कमजोरी के कारण कांप रहे थे, मगर किसी तरह श्रेया ने अपने आप को संभाला और अपने दोनों पैरों पर खड़ी हो गई। फिर एक लंबी सांस लेते हुए श्रेया ने करण की ओर देखा और कहा, मुझे लगता है आकाश को विदा करने का समय आ गया है। हमने आकाश की बॉडी को हॉस्पिटल से ले जाना चाहिए। श्रेया की ये बात सुनकर करण बिल्कुल स्तब्ध रह गए। श्रेया का चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे श्रेया ने बिल्कुल ठंडे कलेजे से ये बात कही थी। करण ने कभी नहीं सोचा था कि श्रेया होश में आने के बाद इस तरह की कोई बात कहेगी, मगर अब करण भी अच्छी तरह से जानते थे कि आकाश की बॉडी को ज्यादा दिनों तक कोल्ड स्टोरेज में रखना ठीक नहीं है। करण श्रेया की बात का शब्दों में जवाब तो नहीं दे पा रहे थे, इसलिए करण ने श्रेया की बात सुनने के बाद कुछ देर मन ही मन सोचने के बाद सिर्फ हाँ में अपना सिर हिला दिया। श्रेया के आसपास खड़ा हॉस्पिटल का स्टाफ भी श्रेया की इस बात पर काफी शॉक हो गया था। हॉस्पिटल की जूनियर डॉक्टर ने हॉस्पिटल के इंचार्ज डॉक्टर को मैसेज कर दिया था कि श्रेया की होश में आ गई थी। कुछ देर में जब इंचार्ज डॉक्टर श्रेया के कमरे में आई तो श्रेया को अपने पैरों पर खड़ा हुआ देखकर इंचार्ज डॉक्टर ने श्रेया से कहा, देखिए श्रेया जी, मुझे लगता है आपको इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, अभी कुछ और दिन आपको आराम कर लेना चाहिए। उस डॉक्टर की बात को बीच में काटते हुए श्रेया ने कहा, मैं पहले ही बहुत आराम कर चुकी हूँ, अब एक पल के लिए भी आराम करना मेरे लिए होगा। आकाश की बॉडी डिस्चार्ज करने की तैयारियां शुरू कीजिए प्लीज। बात अपनी आवाज करते थोड़ी सख्ती से कही थी। श्रेया की बात सुनने के बाद सारे डॉक्टर्स और हॉस्पिटल का स्टाफ करण की ओर देखने लगे। करण भी श्रेया के इस बिहेवियर से काफी हैरान थे, मगर वह जानते थे कि श्रेया जो कुछ भी कह रही थी वो सही था। आकाश की बॉडी को दाह संस्कार देने का वक्त आ गया था। करण ने कुछ देर तक मन ही मन को सोचने के बाद इंचार्ज डॉक्टर की ओर देखकर हाँ में अपना सर हिला दिया। करण का इशारा मिलते ही डॉक्टर का स्टाफ डिस्चार्ज पेपर तैयार करने के प्रयास में जुट गए थे और उस कमरे से बाहर निकल गए। कुछ नर्स और एक जूनियर डॉक्टर श्रेया के साथ रूम में बने रहे। करण भी अपना सर झुकाते हुए श्रेया के कमरे से बाहर निकल गए। श्रेया ने हॉस्पिटल का गाउन पहन रखा था। नर्स ने श्रेया को डिस्चार्ज करने के लिए तैयार करना शुरू किया। जब नर्स ने श्रेया का हॉस्पिटल गाउन उतारा और उसके घर के कपड़े पहनाने लगी
तब नर्स ने देखा कि श्रेया सिर्फ फटी हुई आंखों से दीवार पर बनी एक बच्चे की तस्वीर को देख रही थी। श्रेया न पलकें झपका रही थी और न ही किसी के साथ कुछ बात कर रही थी। नर्स खुद ही श्रेया का हाथ ऊपर करके उसे कपड़े पहना रही थी। श्रेया अपने पैरों पर खड़ी जरूर थी, मगर अभी भी यह कहना बहुत मुश्किल था कि श्रेया होश में थी या नहीं। श्रेया बस फटी हुई आंखों से दीवार पर लगी तस्वीर को देखे। श्रेया की आंखों से बहने वाले आंसू भी थम गए। श्रेया की आंखें लाल थी, मगर आंखें पूरी तरह से सूख चुकी थी। श्रेया को कपड़े पहनाने के बाद नर्स ने डॉक्टर से कहा, मैडम, पेशेंट को मैंने डिस्चार्ज के लिए तैयार कर दिया है। जूनियर डॉक्टर श्रेया के पास आकर कहने लगी, मैडम, हमने आकाश सर की बॉडी कोल्ड स्टोरेज से डिस्चार्ज कर दी। आपका ड्राइवर नीचे गाड़ी में आपका इंतजार कर रहा है। आप गाड़ी में घर पहुंचिए। हम आकाश सर की बॉडी को एम्बुलेंस में गुलेरिया हाउस भिजवाते हैं। जूनियर डॉक्टर श्रेया को ये कहने के बाद कमरे से बाहर जाने लगी। तभी अचानक जूनियर डॉक्टर के कानों पर श्रेया की हल्की और धीमी आवाज पड़ी। श्रेया ने कमजोर आवाज में जूनियर डॉक्टर से कहा, हम दोनों साथ ही जाएंगे। जूनियर डॉक्टर श्रेया की ये बात सुनकर हैरान हो गई। जब उसने मुड़कर श्रेया की ओर देखा तो श्रेया धीरे धीरे कांपते हुए पैरों से जूनियर डॉक्टर के पास आई और कहने लगी, ये हमारा आखिरी सफर होने वाला है, इसलिए मुझे आकाश के साथ ही जाना है। जूनियर डॉक्टर श्रेया की बात सुनकर अपने पास खड़ी नर्स की ओर देखने लगी। वो जानती थी कि श्रेया किस मेंटल ट्रॉमा से गुजर रही थी। ऐसे में अपने पति की डेड बॉडी के साथ घर बेहद खतरनाक हो सकता था। ये बात डॉक्टर अच्छी तरह से जानती थी, मगर डॉक्टर ये बात भी अच्छी तरह से जानती थी कि अगर उसने ऐसी कंडीशन में श्रेया को ऐसा करने से तब भी इसका परिणाम बुरा हो सकता था। मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे पेशेंट को अगर अपनी मर्जी के खिलाफ कुछ करने को कहा जाए तो वो मेंटल कंडीशन के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता था, और यह मामला तो काफी ज्यादा इमोशनल और सेंसिटिव था। जूनियर डॉक्टर श्रेया का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ कमरे से बाहर ले गई। कमरे के बाहर करण श्रेया का इंतजार कर रहे थे। जब जूनियर डॉक्टर्स ने करण से कहा कि श्रेया डेड बॉडी के साथ एम्बुलेंस में जाना चाहती थी तो करण भी हैरान हो गए, मगर श्रेया का चेहरा इतना सख्त हो चुका था कि करण की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो इस वक्त श्रेया के साथ बात करके उसे समझा सके और कि वे ऐसा ना करे। श्रेया ने करण की आंखों में आंखें डालकर कहा, चलिए, आकाश से मिलने का वक्त आ गया है। श्रेया की बात सुनकर इससे करण के पूरे शरीर बिजली कौन गई। करण को ऐसा लगने लगा था जैसे उनका शरीर बिल्कुल सुन पकड़ गया है। उन्हें यकीन था उनके कान पर। कमजोर लग रही श्रेया को हॉस्पिटल की कुछ सहारा देते हुए लिफ्ट तक ले गई। करण श्रेया के साथ लिफ्ट के अंदर दाखिल हो गए और ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच गए। हॉस्पिटल स्टाफ करण और श्रेया को लेकर अस्पताल की मेन रिसेप्शन पर पहुंचे। हॉस्पिटल का स्टाफ यह बात अच्छी तरह से जानता था कि गुलेरिया परिवार और अस्पताल के मालिक का क्या रिश्ता था, इसलिए आकाश की बॉडी को परिवार के हवाले करने की प्रक्रिया काफी तेजी से की जा रही थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और बाकी डिटेल एक फाइल में रखकर करण को सौंप दी गई। करण ने बॉडी की कस्टडी लेने के लिए सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी। आकाश की डेड बॉडी घर वालों को सौंपने के लिए अस्पताल का एक लंबा प्रोसीजर था और ज्यादातर कागजात पर हॉस्पिटल को श्रेया के सिग्नेचर चाहिए थे। करण एक के बाद एक पन्ने पलटकर श्रेया को कागजात पर सिग्नेचर करने का इशारा करते रहे। श्रेया भी बिना पढ़े हर कागज पर अपने सिग्नेचर करती रही। श्रेया की हालत देखकर पास खड़ी हॉस्पिटल की रिसेप्शनिस्ट भी काफी हैरान। श्रेया की आंखें पहले से ज्यादा गहरी नजर आने लगी थी और आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे नजर आने लगे थे। हॉस्पिटल की नर्स श्रेया को सहारा देकर हॉस्पिटल से बाहर ले जाने लगी। हॉस्पिटल के मेन गेट पर ही एम्बुलेंस का बंदोबस्त कर दिया गया था। एक बड़ी सी एम्बुलेंस के पास गुलेरिया परिवार के सिक्योरिटी गार्ड खड़े नजर आ रहे थे। जैसे ही उन गार्ड्स ने करण और श्रेया को हॉस्पिटल के मेन दरवाजे से बाहर निकलते हुए देखा, सारे गार्ड भीड़ के बीच में से श्रेया और करण को रास्ता दिखाते हुए एम्बुलेंस की ओर ले जाने लगे। मगर तभी अचानक भीड़ में शामिल प्रेस रिपोर्टर्स एक के बाद एक श्रेया और करण की तस्वीर। कुछ रिपोर्टर्स चिल्लाकर करण से पूछने लगे, सर, आकाश सर की डेथ के बाद अब गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का क्या होने वाला था? ऐसा कहा जा रहा है कि गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में एक बहुत बड़ा बंटवारा होने की पॉसिबिलिटी है। अब सच है? अगर ये बंटवारा हुआ तो फिर बंटवारा किस तरह से होने वाला है? क्या आप हमें इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? करण का समझ में नहीं आ रहा था कि प्रेस रिपोर्टर्स को ऐसी सारी बातें कहाँ से सुनने मिलती थी। श्रेया इस वक्त जिस इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रही थी, ऐसे हालात में
प्रेस रिपोर्टर्स का इस तरह से सवाल पूछना करण को काफी ज्यादा अजीब लग रहा था। करण के सिक्योरिटी गार्ड्स प्रेस रिपोर्टर्स को आगे बढ़ने से रोक रहे थे, मगर प्रेस रिपोर्टर्स की आवाज श्रेया के करण के कानों तक पहुंचने से रोकने का कोई रास्ता नहीं था। करण अपनी बहू को सहारा देते हुए एम्बुलेंस की ओर ले जाने लगी। श्रेया काफी कमजोर नजर आ रही थी। श्रेया की आंखों से आंसू सूख चुके थे और श्रेया का चेहरा काफी एक्सप्रेशनलेस नजर आ रहा था। तभी अचानक प्रेस रिपोर्टर की बात श्रेया के कानों पर पड़ी। उस प्रेस रिपोर्टर ने जोर से ऊंची आवाज में कहा, सर, हम क्या ये जान सकते हैं कि आपने जिस गुलेरिया ऑफ इंडस्ट्रीज को खड़ा किया था, उस इंडस्ट्रीज पर बादशाहत पाने के लिए ही कंपनी के किसी अंदर के आदमी ने आकाश गुलेरिया को रास्ते से हटाने की इतनी बड़ी साजिश की थी? क्या आप इसे एक पॉलिटिकल मर्डर कह सकते हैं? क्या गुलेरिया ऑफ इंडस्ट्रीज का बिजनेस एम्पायर हथियारने के लिए परिवार के किसी सदस्य ने साजिश की थी, या श्रेया मैडम को किसी पर शक है? श्रेया मैडम, क्या आप कुछ कहना चाहेंगी? एक के बाद एक सारे प्रेस रिपोर्टर्स बढ़ाते तरह तरह के सवाल पूछने। श्रेया के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके कानों पर कोई बात नहीं पड़ रही थी। नहीं, श्रेया के चेहरे के हावभाव बदले हुए नजर आ रहे थे। श्रेया बस जमीन की ओर देखकर अपने कमजोर कदम एम्बुलेंस की ओर बढ़ा रही थी। करण तो जानते थे कि वाकई में श्रेया प्रेस रिपोर्टर्स की बातें सुन पा रही थी या उन्हें बड़ी समझदारी से इग्नोर कर रही थी। करण बड़े ही आराम से संभल कर श्रेया को एम्बुलेंस की ओर ले जाने लगे। एम्बुलेंस के पास पहुंचते ही करण ने उसको सहारा दिया और एम्बुलेंस के अंदर बिठाया। श्रेया के पीछे पीछे करण भी एम्बुलेंस के अंदर दाखिल हो गए। करण के दिल की धड़कनें तेज होने लगी थी। वो जानते थे कि इस वक्त हॉस्पिटल का स्टाफ आकाश की डेड बॉडी को लेकर एम्बुलेंस में पहुंचेगा। करण नहीं जानते थे कि वो इस तरह से श्रेया को आकाश की डेड बॉडी के साथ घर लेकर जाकर कर रहे थे या नहीं। तभी हॉस्पिटल का कुछ स्टाफ एक बड़ा सा स्ट्रेचर लेकर एम्बुलेंस के दरवाजे पर आ पहुंचा। कुछ वार्ड बॉय आकाश की बॉडी को स्ट्रेचर को एम्बुलेंस के अंदर ले गए। आकाश की बॉडी को एम्बुलेंस में रखने के बाद वो लोग एम्बुलेंस से उतर गए। आकाश की बॉडी एक सफेद चादर कुछ देर तक अपने सामने पड़ी आकाश की बॉडी को देखती रही। बॉडी का चेहरा नजर नहीं आ रहा था। इससे पहले कि करण गुलेरिया श्रेया को कुछ कहते, श्रेया ने अपने हाथ से बॉडी के चेहरे से सफेद चादर हटा ली। जैसे ही श्रेया ने लाश के चेहरे से सफेद चादर हटाई, श्रेया को आकाश का निर्जीव चेहरा नजर आया। श्रेया चादर को अपने हाथ से पकड़े बस काफी देर तक आकाश के चेहरे को देखती रही। श्रेया की नजरें नीची थी और आंखें बिल्कुल सूखी। काफी देर तक बस श्रेया यूं ही आकाश को देखती रही। करण गुलेरिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो श्रेया को कैसे संभाले। करण की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कभी अपनी जिंदगी में सोचा था कि उन्हें कभी आकाश को इस तरह से देखना पड़ेगा। करण ने आकाश को अपना बेटा माना था। करण ने हमेशा जिंदगी में यही सोचा था कि जब भी करण की मौत होगी, आकाश उनकी चिता को आग देगा। मगर करण ने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब उनकी आंखों को आकाश का निर्जीव शरीर देखना होगा। मगर इस वक्त करण को अपने दुख से ज्यादा श्रेया की चिंता हो रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि श्रेया को किस तरह संभाले। श्रेया काफी देर तक आकाश के निर्जीव चेहरे को देखती। आकाश के शरीर पर काफी जख्म नजर आ रहे थे। श्रेया बस आकाश के शरीर को देखती रही। कभी श्रेया आकाश के जख्मों को देखती तो कभी उसके चेहरे को। करण को अब ये महसूस होने लगा था कि शायद श्रेया मन ही मन आकाश के साथ कुछ बातें कर रही थी। श्रेया की आंखों में न तो दुख नजर आ रहा था और न ही आंसू। एम्बुलेंस हाउस की ओर बढ़ी। रास्ते पर गड्ढे होने की वजह से जब भी एम्बुलेंस का पहिया किसी गड्ढे से टकराता, तब आकाश का निर्जीव शरीर स्टेशन और परिवार आज उस आदमी के शरीर को छोटे गड्ढों से करण पूरी तरह से टूट गए थे। करण की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। करण को कभी किसी ने जिंदगी में रोते हुए नहीं देखा था। वो करण जिसे दिल्ली शहर का सबसे पावरफुल इंसान माना जाता था, अब वो दुनिया का सबसे कमजोर और लाचार बाप नजर आ रहा था। अपनी आंखों से बहते हुए आंसुओं को पोंछकर करण श्रेया के पास आकर बैठ गए और श्रेया के कंधे पर हाथ रखकर कहने लगे, श्रेया बेटा, संभालो अपने आप को। करण की बात काटते हुए श्रेया ने अचानक देखा और कहा, जो हुआ अच्छा हुआ। श्रेया की बात सुनकर करण हैरान रह गए। श्रेया ने अचानक ही अपने बाल संवारते हुए आकाश के चेहरे की ओर देखकर कहा, सच कह रही हूँ पापा, जो हुआ अच्छा हुआ। ऐसे इंसान को इस दुनिया में रहने का हक ही नहीं है जिस इंसान ने कभी अपने लिए कुछ न सोचा हो, हमेशा दूसरों के बारे में। उस इंसान को इस दुनिया में
का कोई हक नहीं। दुनिया के रीति रिवाज जो आकाश को पता ही नहीं थे। हर बार जो सोचा दूसरों के लिए सोचा, कभी अपने परिवार के लिए, कभी अपनी कंपनी के लिए, कभी पिंकी और पिंकी के लिए, कभी अभी कुछ ही दिन पहले जब मैंने आकाश को ये खबर सुनाई मैं फिर से माँ बनने वाली, तब मेरे होने वाले बच्चे के लिए काफी सारे सपने देख डाले थे। बच्चे को ये देंगे, बच्चे को इतना प्यार करेंगे, बच्चे के लिए ऐसा करेंगे, यहाँ तक कि शादी के बाद पूरी जायदाद पिंकी और होने वाले बच्चे के नाम करेंगे। हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए किसी गांव में जाकर बस जाएंगे, यहाँ तक की प्लानिंग कर ली थी। मुझे भी आकाश की सारी प्लानिंग अच्छी लगती थी। जब से मैं कॉलेज में आकाश से मिली थी तब से लेकर अब तक मेरी पसंद नापसंद वही होती थी जो आकाश तय करता था। किस्मत ने जब मुझे और आकाश को दोबारा मिलवाया तब से लेकर आज तक मेरी हर चीज आकाश ने डिसाइड की थी। मैं खुद से कोई डिसीजन नहीं ले पाती थी। आज खाना वो आकाश डिसाइड करता था, मैं कौन से कपड़े पहनूंगी वो आकाश डिसाइड करता था। शॉपिंग करने जाऊं तब मुझे क्या लेना है, किस तरह के कपड़े लेने हैं, कौन सा कलर, सब कुछ आकाश ही डिसाइड करता था। आकाश पर चाहे कितने भी प्रेशर हो काम का, मगर मैं उसे हमेशा फोटो भिजवाती रहती थी कि चारों रंग में से कौन सा रंग मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। अगर मैसेज पढ़ने और रिप्लाई करने में जरा सी लेट होती तो तुरंत कॉल करके मैं उसे डांट लगा देती थी कि उसके पास तो वक्त, परिवार का प्रेशर, कंपनी का प्रेशर, काम का प्रेशर और ऊपर से मेरा प्रेशर। और पापा आप जानते हो आकाश का सबसे बड़ा प्रेशर किस चीज का था? उसकी अच्छाई का। आकाश की जान उसकी अच्छाई नहीं थी। प्रिया की बातें सुनकर करण की आंखों से आंसू बहने वाले और ज्यादा तेज बहने लगे। करण के अब श्रेया को संभालना बेहद मुश्किल हो गया था। वो बस श्रेया के कंधे पर हाथ रखकर आकाश के निर्जीव चेहरे की ओर देखते रहे और अपनी आंखों से आंसू बहाते रहे। फिर अचानक ही श्रेया ने करण की ओर देखते हुए कहा, पापा हम आकाश का अंतिम संस्कार यमुना नदी के किनारे करेंगे। कॉलेज के दिनों से लेकर अब तक हम जब भी अपने आप को एक दूसरे के साथ कुछ वक्त बिताने का मौका देना चाहते थे तब हम वहीं जाकर घंटों टहलते थे, शहर से दूर नदी के किनारे एक दूसरे का हाथ पकड़कर। आकाश ने कई बार मुझे कहा है कि वो चाहे पूरी दुनिया घूम ले, शोहरत की ऊंचाइयों तक पहुंच जाए, दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग की टेरेस पर क्यों न पहुंच जाए, मगर उसे सबसे ज्यादा सुकून यमुना नदी के किनारे छोटे छोटे पत्थरों पर नंगे पैर चलकर ही मिलता है। श्रेया की बात पूरी होने के बाद करण ने सिर्फ हाँ में कुछ एम्बुलेंस कुरियन हाउस पहुंची। जैसे ही एम्बुलेंस कुरियन हाउस के अंदर दाखिल हुई, करण को कई लोगों की आवाज सुनाई देने लगी। बुलेरिया हाउस के अंदर कई सारे रिपोर्टर मौजूद थे। परिवार के लोग भी इकट्ठा हो गए थे। जैसे जैसे एम्बुलेंस घर के नजदीक पहुंच रही थी, रोने धोने का शोर भी बढ़ता जा रहा था। करण के दिल की धड़कनें भी तेज होने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेगा। श्रेया की मानसिक हालत काफी नाजुक हो गई थी। वो जानते थे कि आकाश अब कभी लौटकर वापस नहीं आने वाला। अगर आकाश के जाने पर और आकाश को संभालना अब उनकी जिम्मेदारी। इस करण ने कुछ सोचा था कि अब उन्होंने जिंदगी में सब कुछ देख लिया था। उनका बेटा अपने परिवार के साथ सेटल हो गया था, उनकी बेटी भी अपने परिवार के साथ खुश है। अब फिक्र की अपनी आंखें बंद कर सकती थी। उसी करण को अब जीना था, अपनी बेटी की अधूरी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए। करण को जिंदा रहना था। जैसे ही एम्बुलेंस का दरवाजा खुला, करण ने देखा कि सफेद कपड़े पहने हुए लोगों का एक दरिया नजर आ रहा था। लोगों के सैलाब में सबसे आगे आकाश के माता पिता चारू और अनुपम गुलाटिया खड़े थे। चारू फूट फूट कर रो रही थी। दरवाजा खुलते ही चारू सीधे आकाश का स्ट्रेचर पकड़कर फूट फूट कर अपना सर पटक पटक कर रोने लगी। अनुपम भी रोते हुए अपने पति को सहारा देने लगी। एम्बुलेंस में हॉस्पिटल के जो वार्ड बॉय करण और श्रेया के साथ आए थे, उन लोगों ने धीरे धीरे एम्बुलेंस वार्ड को बाहर निकाला। जैसे बाहर निकला, करण को लगने लगा ऐसे कुछ ही देर में उनके कान के पर्दे फट जाएंगे। लोग जोर जोर से रोकर आकाश की मौत का शोक मना रहे थे। करण अच्छी तरह से जानते थे कि पूरे लोगों के सैलाब में ज्यादातर लोग सिर्फ ये दिखाना चाहते थे कि वो आकाश के कितने क्लोज थे। ज्यादातर लोग बड़ी एसोसिएट और दूर दूर के रिश्तेदार थे। श्रेया की आंखें अभी भी सूखी थी। चारू अपने बेटे की लाश को पकड़कर जोर जोर से रोने लगी। तभी अचानक अनुपम ने करण का कॉलर पकड़कर कहा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने मेरे बेटे का ब्रेन वॉश कर दिया था और उसे अपने माँ बाप से दूर कर दिया था, और अब देखो तुमने क्या किया मेरे बेटे के साथ। तुमने तो मेरे बेटे को हमेशा के लिए मुझसे दूर कर दिया और मुझे इस परिवार से बेदखल कर दिया। मगर मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझे एक दिन ऐसा दिखाओगे।
जब मेरा जिंदा होने के बावजूद मैं अपने ही बेटे की लाश अपने कंधे पर उठाऊं। तुम बस ढोंग करते रहे कि तुम उसे एक बाप की तरह प्यार करते हो। वो तुम्हारी औलाद है, मगर सच्चाई ये थी कि तुम्हें मेरे बेटे की कोई फिक्र ही नहीं थी। तुम्हें बस एक कठपुतली चाहिए थी जो तुम्हारा बिजनेस चला सके, और उसी बिजनेस एम्पायर के दुश्मन ने आज मेरे बेटे की जान ले ली। मैं थूकता हूँ तुम्हारे पूरे बिजनेस एम्पायर पर। तभी अचानक करण और करण के पीछे खड़े हुए कुछ लोगों को एक जोर का धक्का लगा। अनुपम ने करण का हाथ उठाया था, मगर करण को इस वक्त अपनी बेइज्जत की चिंता नहीं थी। कहीं ना कहीं करण खुद ही मन ये महसूस उन्हें लग रहा था कि अनुपम जो कुछ भी कह रहे थे वो शायद सच थी। बुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज संभालने की वजह से ही आकाश की ये हालत हुई थी। करण अब भी मन ही मन ये सब कुछ सोच ही रहे थे कि अचानक उनके कानों पर एक तमाचे की आवाज पड़ी। जब करण ने अपनी नजरें उठाकर देखी तो उन्हें पता चला कि चारों को जोर से तमाचा जड़ दिया था। जोया की आंखों में आंसू की झलक भी नहीं थी, मगर फीके पड़ चुके चेहरे पर उंगलियों के छाप के निशान साफ नजर आ रहे थे। करण ने अपने पास और चारू से कहा, ये क्या कर रही हो तुम? तभी चारू ने करण को अपने पास आने से रोकते हुए कहा, ये सब इसी लड़की की वजह से हुआ है। मैंने तुम लोगों से कहा था कि मत करवाओ मेरे बेटे की शादी ऐसी मनहूस लड़की से। अरे जिस लड़की का बाप अंडरवर्ल्ड का इतना बड़ा गुंडा हो, उसके कितने दुश्मन होंगे भला। ऐसे नीच बाप की नीच के साथ शादी करवा के तुमने मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। तुमने जिंदगी भर अपने बाप होने का नाटक किया और उसकी जिंदगी बर्बाद की, और उसके बाद उसके साथ प्यार का नाटक किया और हमेशा हमेशा के लिए मेरे बेटे की जिंदगी छीन ली। और मैं ये भी जानती हूँ कि आकाश की मौत के पीछे किसका हाथ है। चारू की बात सुनकर करण हैरान हो गए और वो फटती आंखों से चारू को देखने लगे। करण ने चारू की ओर अपने कदम बढ़ाकर पूछा, क्या आप सच कह रही हैं भाभी? क्या आप जानती हैं कि आकाश को किसने मारा है? नाम बताइए उसका, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नाम बताइए मुझे अब उसका भाभी। तभी अनुपम ने करण को अपनी पत्नी से दूर करते हुए कहा, ज्यादा भोले कोशिश मत करो। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि ये किसकी हरकत है। जरा सोचो, आकाश की मौत की किसका फायदा हो सकता था? आकाश के सारे शेयर्स, आकाश की सारी प्रॉपर्टी आकाश के मरने के बाद किसके नाम होने वाले थे? एक गुंडा जो लोगों के पैसों के लिए जान लेता हो, जो इस दुनिया का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल रह चुका हो, उस पैसों के लिए क्या नहीं करेगी? अनुपम की बात सुनते ही करण ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, क्या बकवास कर रहे हो तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? अरे जरा देखो इस लड़की की हालत, जरा देखो इसकी हालत। अरे इसके पेट में आकाश का बच्चा होने वाला, बच्चा पल रहा है। तभी चारू ने धीरे धीरे करण की ओर अपने कदम बढ़ाते हुए कहा, उसने कहा, और हमने मान लिया। देखिए आप बेवकूफ हो सकते हैं पर हम नहीं। एक माँ का बेटा मरा है, और जब तक इस लड़की की गुनहगारी साबित नहीं होती तब तक मेरे लिए यही लड़का इंतजार है। इसे साबित करना होगा कि इसके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो आकाश का बच्चा है। चारू की बात सुनकर आसपास खड़े सभी लोग हैरान हो गए।